अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अहम मौज़ूआत पे बात करनी है। पहला मौज़ू इमरान खान के जेल में सेल की बिजली बंद किए जाने के हवाले से बाद सहाफ़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त दावा किया। एक नहीं बहुत से सहाफ़ियों ने कि बिजली बंद नहीं की गई, जेल हकाम ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। हमने इस हवाले से हक़ाइक़ आपके सामने 2 दिन पहले रखे। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, साफ़ ज़ाहिर है किसी इंसान को ज़हनी बदतरीन ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाना, मुसलसल अंधेरे में रख कर इससे बड़ी शायद इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं हो सकती। इस मामले के ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है जजेस की तादाद। किसी एक जज का, बाद लोग समझते हैं जज हैं 10-12 जज हैं या 17 जज हैं। एक जज सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक पूरा सेक्रेटेरिएट होता है। उसके ऊपर हुकूमत करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रही होती है हर महीने। किसी एक जज के ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा होता है आम गरीब टैक्स पेयर मनी के पैसे से। उसी मामले में जो आपके सामने रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं मुसलसल के हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह से बचते बचते एक और गड्ढे में गिर गई है, आईनी अदालत के गड्ढे में, कि उसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी। अब उस सारी सूरत को संभालने के लिए एक बड़ी मज़हका खेज डेवलपमेंट आज हुई कि 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाने का एक मंसूबा सामने आया है। इसकी तफसीलात क्या है, मकासद क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल ये बनती जा रही है और लगता है कि खुद ब खुद मुकम्मल तौर पे किसी गड्ढे में गिरने की तैयारी है इन लोगों की। नाज़रीन, इसी तरीके से हम बात करेंगे मस्तोंग में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। दहशतगर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में लेकर, मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि पाक फौज के मौजूदा क़यादत नाकाम हो चुकी है। आर्मी चीफ को तब्दील करके किसी प्रोफेशनल सोल्जर को, जो दहशतगर्दी की इस लहर को, इस सूरत हाल को, जो मुकम्मल तौर पर मिलिट्री स्ट्रेटजी फेल हुई है पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हुकूमत बर वक़्त एक कदम उठाए और कोई प्रोफेशनल सोल्जर सामने लेके आए। इसी तरह से हम बात करेंगे, सबसे अहम मौजू जो है वो नताशा दानिश के हवाले से। कराची में वो खातून जिन्होंने एक रोड एक्सीडेंट के दौरान एक बूढ़े बाप और एक जवान बेटी को मार दिया था नशे की हालत में, उस हवाले से केस का फैसला जो आया है सामने और नताशा दानिश के वकील ने जो बात की है वो बहुत दिलचस्प है। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मैं आपके सामने पहले पेश करता रहा हूं हकाइक, कि कितनी शर्मनाक बात एक और सामने आई है, इसके ऊपर बात करनी है और यहीं से हम अपनी बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन, मैंने आपको अर्ज किया था जो कराची में ट्रैफिक हादसा हुआ शराब पी के, शराब तो खैर नहीं, कोई बहुत ही खतरनाक नशा आइस वगैरह का उन्होंने किया हुआ था, उस हालत के अंदर वो रोड के ऊपर आई और उन्होंने वो कर दिया। मैंने आपको अर्ज किया था कि पूरी दुनिया के अंदर ये बदतरीन जुर्म के अंदर आता है कि अगर आप नशे की हालत में गाड़ी लेकर सड़क के ऊपर आ जाएं, आपकी पूरा कैरियर, आपकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख देते हैं। चाहे आपको जेल टर्म कम मुद्दत की भी काटनी पड़े, आप कभी भी अमली जिंदगी के अंदर उस तरीके से दोबारा से काम नहीं कर सकते। इतना कभी जुर्म इसको समझा जाता है। मैंने आपके सामने एक बात अर्ज की थी जिसके ऊपर तनकीद भी हुई। वो बात चूंकि दुरुस्त है, वो बात चूंकि सच है, वो बात चूंकि हक है, मैं बार बार कहूंगा, अगर उससे मुतसादम, उससे मुख्तलिफ बात कोई दलील के साथ मुझे कहेगा तो मैं वो बात भी सामने रखूंगा। इसमें मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं है। मेरा यकीनी तौर पे थीसिस यही है कि लोग मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल क्या करते हैं मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं। जो हो रहा है वो मैंने देखना है और आपके सामने रिपोर्ट कर देना है। मैंने आपको अर्ज किया था कि इस्लाम दुनिया का वाहिद जाब्ता, वाहिद कानून, वाहिद तरीका है जिसके जरिए आप किसी इंसान को नशा पिए, शराब पिए, घुट होकर बंदे को मार दें, बाद में अपना ताकत, अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए उसकी फैमिली को कंप्रोमाइज पे राजी करें और स्कॉट फ्री आप आजाद चल के दोबारा से वही काम शुरू कर दें। ये सिर्फ इस्लाम में मुमकिन है, इस्लाम के इस्तेमाल से मुमकिन है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप छोटा बच्चा लें, मेरी बात का बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, सोचें। जब आप गुस्से में आते हैं तो फिर आप कोई भी बात ना समझ पाते हैं, ना ही आप उसके ऊपर कोई बेहतरी की तरफ आगे चल। दलील से बात करें। बच्चा, छोटा बच्चा, उसका रेप कर दें, रेप करके उसकी फैमिली से सुलह कर लें, बच्चे से भी कंप्रोमाइज करवा लें, आप स्कॉट फ्री। आप रोजाना देख रहे हैं ना, रोजाना कोई ना कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ रेप करने में पकड़ा जाता है, एतराफ कर लेता है अदालत में जाके, बाद में फैमिली के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। ये इस्लाम का इस्तेमाल है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो माथे चूमने वाले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं या हमारे जो बाकी अकाबरीन दीन हैं, क्या वो हर तनकीद करने वाले को काफर करार दे के और ये और मतलब है कि लिबरल और दीन बेदार और पता नहीं क्या क्या, दलील पे बात करना बिल्कुल भूल गए। बड़े बड़े अच्छे लोग थे,
इन्हीं उलमा इकराम के अंदर जो बात करते थे, जो दलील से बात करते थे, जो जो हवाले देते थे लिखी हुई बातों के, जो कंपैरिजन करते थे बाकी निज़ामों के साथ, बिल्कुल वो इस हद तक चले गए कि वो जाके मौलाना का माथा चूम रहे हैं। किस बात के ऊपर? वैसे ये बात भी कर लूं मैं, किस बात के ऊपर? कि जी उन्होंने सूद को खत्म करने की कोई बात आन में लिखवा दी। नाज़रीन, इसके ऊपर भी अगर आप एक लम्हे के लिए अपनी जज्बातियत, अपनी वाबस्तगी को एक साइड पे रख के इन लोगों के बारे में सोचें, क्या ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे? क्या ये मुमकिन है जनवरी 2028 तक मुल्क के अंदर सूद का निजाम खत्म करके कोई और निजाम लेके आ जाना? क्या जरा सा भी मुमकिन है? क्या इस तरफ कोई एक कदम भी उठाया जाएगा? मैं हैरान होता हूं उन काबिल एहतराम सहाफियों के हवाले से भी। यकीनी तौर पर मैं ये बिल्कुल दिल से काबिल एहतराम कह रहा हूं। साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी अपनी तरफ से नेक नियति से ये बात कर रहे होते हैं जब वो ये बात कहते हैं, लेकिन देखें ये लोगों को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ नहीं है ये बात, कि आप क्या फजूल बात, कितनी घटिया बात कर रहे हैं कि आप ये करेंगे और आप कर सकते नहीं है। कोई आपके पास कोई एक मामूली सा होमवर्क है, कोई एक मामूली सा निजाम, किसी के ऊपर कोई रिसर्च मौजूद है कि आप पूरे मुल्क के निजाम को तब्दील करने की, पूरे मुआशी निजाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं? लोगों को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, मुसलसल बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब मौजू क्या है कि वो नताशा दानिश को जिस केस के अंदर रिहाई मिल रही है, जिस तरीके से मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों से रेप करके सुलह करके मामला खत्म किए जा रहे हैं, क्या मुफ्ती तकी उस्मानी, माथे चूमने वाले तकी उस्मानी सामने आके ये बात नहीं कर सकते? जो बंदा भी इस नुक्ते को उठाता है, उल्टा उसकी जात के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उल्टा उसको लिबरल सेकुलर, उसको दीन बेदार और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर। वो बंदा कहता रहे कि भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप दीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। ऐसे ऐसे जाहिल लोग खुद को आलिम कह के बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता। लेकिन जो तकी उस्मानी साहब जैसे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, कम से कम ये सामने तो है, ये बात तो करें। क्या बात करें? मैं आपको अर्ज करता हूँ नताशा दानिश केस में हुआ क्या है। आपके सामने इस्लाम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला जो बंदा है वो मकतूल की फैमिली के साथ जो है उसको कुछ पैसे दे के जो है वो मामला तय कर सकता है। इसके ऊपर हम अगर बहस करें, कोई बात करें, कोई दलील दें, तो वो एक अलग बात है, दो मुख्तलिफ राह हो सकती हैं। लेकिन चलें हम कह देते हैं जी ये एक प्रिंसिपल है जिसको चंद कम्युनिटीज में फॉलो किया जाता है। अब बात यह है कि क्या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज के साथ कि कोई बंदा नशे की हालत में, शराब की हालत में बाहर आए और आके किसी को भी मार दे, किसी कमजोर को, और फिर बाद में अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कंप्रोमाइज कर ले? ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ जो हैं, जब ये मेजर जनरल थे, इनके भाई ने शराब पी के बंदा मार दिया और बाद में आईएसआई ने उस बंदे की फैमिली को हरासा करके जो है कंप्रोमाइज करवा लिया और वो सारा स्कॉट फ्री, वो दोबारा ओहदों के ऊपर तैनात है? क्या ये दुरुस्त इस्तेमाल है इस्लाम का? क्या इस तरह से बच्चों का जो रेप होता है, क्या ये दुरुस्त इस्तेमाल है इस्लाम का? इसी तरीके से बात यह है कि जो दूसरा जुर्म होता है, चलो कत्ल वाले जुर्म के ऊपर तो आपने कर लिया कि आपने कंप्रोमाइज करवा दिया, जो दूसरा जुर्म साथ हुआ होता है, शराब पी के गाड़ी चलाना, मैंने बार बार इस चीज के ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में इस हवाले से शऊर ही नहीं है तो लोग इसके ऊपर बात ही नहीं सुनते। यकीन माने कत्ल बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन ये कत्ल से बड़ा इस चीज को गलत समझा जाता है। किस तरीके से आप, क्योंकि कत्ल में आप एक बंदे को पकड़ के मार देते हैं, इस तरह आप 100 बंदों को मारने की कैपेबिलिटी लेके रोड के ऊपर फिर रहे होते हैं। इससे खतरनाक चीज तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप नशे की हालत में सड़क के ऊपर आ जाएं पूरी दुनिया, और बदतरीन जुर्म है। इसकी जो भी सजा हो वो सजा तो मिलनी चाहिए। नताशा दानत के केस में उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत में ये कहा, और उनको डॉन अखबार ने भी कोट किया, एक टर्म इस्तेमाल हुई प्रेडिकेट ऑफेंस की, प्रेडिकेट ऑफेंस की। ये एक प्रिंसिपल ऑफेंस होता है, एक उसके साथ अटैच छोटा कोई जुर्म। तो उनका कहना यह है कि जब प्रिंसिपल ऑफेंस खत्म हो जाए, उसमें मुल्ज़म एक्विट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली प्रेडिकेट ऑफेंस भी खत्म हो जाता है। अब ये बात कानूनी हद तक दुरुस्त है, इसको समझिएगा और फिर आपको समझ आएगी किस तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोग जो हैं वो मतलब इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत को कंटिन्यू करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए, अपना झूठ फैलाए रखने के लिए। मैं आपको अर्ज करता हूं, जिस तरीके से अगर कोई बंदा, मिसाल हम देते हैं कि कोई शख्स जो है वो किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के केस के उसके ऊपर इल्जाम लग गया, वो पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग का उसके ऊपर ये इल्जाम है, ये इसका प्रिंसिपल ऑफेंस है। उसी के साथ उसमें लगाया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है। केस चला, केस का ट्रायल हुआ, ट्रायल के नतीजे में साबित हो गया कि उसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इल्जाम था वो गलत था, वो साबित हो गया कि वो गलत है। अब जब वो इल्जाम गलत साबित हो गया नाजरीन, तो साफ जाहिर है कि जो प्रेडिकेट ऑफेंस था, जो छोटा ऑफेंस था, जो उससे अटैच्ड ऑफेंस था,
वो यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का वो उससे छोटा था। जब मेन ऑफेंस साबित नहीं हो सका तो ऑटोमेटिकली वो ऑफेंस के ऊपर भी कार्रवाई फर्दर नहीं होती। ये समझ आने वाली लॉजिकल थोड़ी सी रैशनल बात है कि अगर आपने जो मेन उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी कत्ल का वाकया हुआ है, बुनियादी तौर पे तो मैं उन लोगों में हूं ही नहीं कि मैं ये कहूं कि जी उसने कत्ल किया। बुनियादी तौर पे कत्ल तो उसने किया ही नहीं था, वो तो ट्रैफिक हादसा था, बिल्कुल हादसा था। लेकिन वो शराब पी के, वो नशे की हालत में आइस का नशा करके जो रोड पे आया, वो बदतरीन जुर्म था। वो जुर्म अलहदा है, उसके अंदर कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? उसके अंदर इस्लाम कहां से आ गया? वहां पे मुफ्ती तकी उस्मानी कहां से आ गए? वो कैसे मामला सारा तय हो गया? वो कैसे आगे चली बात? वो बात दूसरी है। वो जो हिट किया, कत्ल किया, उसके ऊपर वो कत्ल कहा गया, उसको मैन स्लॉटर का इल्जाम लगा, कंप्रोमाइज हो गया, आपने इस्लाम का इस्तेमाल कर लिया। मैं उस चीज को भी दुरुस्त नहीं समझता क्योंकि ताकत का इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं बहस में नहीं जाता कि बाद लोग कहते हैं ये मजहबी इशू, आप इसके ऊपर बात ना करें। तो बात यह है कि इस मामले में अब आप प्रेडिकेट प्रिंसिपल ऑफेंस और प्रेडिकेट ऑफेंस वाली बात के ऊपर आ जाएं कि अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफेंस जो मर्डर था वो कह रहे हैं, प्रेडिकेट ऑफेंस क्या था? नशे की हालत में गाड़ी चलाना। तो क्या वो बंदा एक्विट हुआ है? अरे नहीं, वो तो कंप्रोमाइज हुआ है। वो तो प्रॉपर प्रोसेस ट्रायल ऑफ प्रॉपर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो ट्रायल के बाद बेगुनाह साबित तो नहीं हुआ उसके अंदर, वो तो आपने इस्लाम इस्तेमाल करके कर लिया है। तो इस सूरत में प्रेडिकेट ऑफेंस से आप कैसे निकल जाएंगे भाई? ये एक असूल कानून का, पूरी दुनिया में ये असूल है वैसे, कि प्रिंसिपल ऑफेंस जो है वो गलत साबित हो जाए। इसमें गलत साबित नहीं हुआ, आप इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी और इस तरह के दूसरे लोगों को बोलना होगा, ये इस्लाम के लिए बोलना होगा, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। मैं अर्ज कर रहा हूं, कत्ल को छोड़ें, कत्ल की बात ही नहीं हो रही, शराब पी के रोड पे निकल आना और बंदे मार देना, बाद मेरी फैमिली से सुलह हो गई, इस्लाम का इस्तेमाल। क्या ये पूरी दुनिया के तरीके इंसानी के अंदर किसी सिविलाइज माशरे में ये चीज हुई है? बच्चों के साथ रेप करें, बाद में उसकी फैमिली से सुलह कर लें। क्या ये इस्लाम की आप बदनामी आप कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा? तकी उस्मानी साहब। खैर नाजरीन, दूसरे मौजू के ऊपर चलते हैं। ये बहुत ही अहम मौजू था नताशा दानिश के हवाले से। इस मौजू को लेके आगे भी चलते रहेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल जो मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोगों और दूसरे उलमाए दीन के जरिए होता है, उसको रोका जा सके, हम इसके रास्ते में रुकावट बन सके। नाज़रीन, आपके सामने आपको अर्ज किया था कि जो 26वीं आईनी तरमीम सैयद मंसूर अली शाह से तो बच गए मौलाना फजलुर रहमान के ताउन से, लेकिन अब जो आगे आईनी अदालत की बात है उसके अंदर ये कहा गया कि तमाम सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने के जो बेहतर लोग हैं वो सामने लाए जाएंगे। और साफ ज़ाहिर है कि उसमें कम अज़ कम 5 बंदे होने थे। बराबर नुमाइंदगी से मुराद यही थी कि कम अज़ कम 5 है, अगर हैं तो उसमें चारों सूबों से एक-एक और एक इस्लामाबाद से। तो मैंने आपको एक-एक करके बता दिया कि अगर पंजाब से लेते हैं तो सबसे ऊपर सैयद मंसूर अली शाह बैठे हैं, आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपने किसी बुनियाद पर रिजेक्ट करना है तो साफ ज़ाहिर है आपको उनको लेना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वजह से कोई दलील लेके आ ही जाते हैं तो उसके बाद से जो जो हमारे मुनीब अख्तर साहब हैं वो बैठे हैं, तो मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनको भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनके आगे अगर आप चलेंगे, अमीनुद्दीन खान वो वैसे नाअहल हैं। उन्होंने जो फैसला दिया कि जी माइनॉरिटी जजमेंट मानी जाए, वो जो सेंटेंस है क्लियर मिसकंडक्ट है, उसके ऊपर साफ ज़ाहिर है फैसला होना है। फैसला जो भी हो, बहरहाल वो आईनी बेंच में नहीं बैठ सकते। तो आप कितना आगे तक जाएंगे? मैंने पंजाब का आपको ये अर्ज किया था, मैंने आपको बलूचिस्तान के हवाले से अर्ज किया था कि जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं। अगरचा उनके बारे में काजी फाइज ईसा के दौर में ये था कि वो उनकी ज्यादातर राय काजी साहब से मिलती थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जज हैं और वो किसी भी तौर पे किसी हुकूमत के लिए इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस खुद हैं, अगर वो खुद नहीं आते तो मुसर्रत हलाली हैं, वो भी इंडिपेंडेंट जज हैं, चाहे उन्होंने माजी में जिस तरह के भी फैसले दिए इंडिपेंडेंट जज के तौर पर जानी जाती हैं। और यकीनी तौर पर किसी भी तौर पर हुकूमत के हवाले से उनसे कोई हमदर्दी मिलने का कोई तवक्को नहीं नजर आ सकती किसी भी हवाले से। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो सूबा सिंध से मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, इरफान सादत खान हैं, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं। ये 4 जज हैं सिंध से। अब इसमें से आप जो मर्जी ले लें, मैंने आपको बताया था सारे इंडिपेंडेंट ईमानदार जज हैं। और इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसके अंदर जो फैसला आया, जो बुनियाद बना बाकी तब्दीलियों की और 26वीं तरमीम तक बात पहुंची, तो ये चारों जज जो हैं इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया था उस हवाले से। यानी कि आप सिंध के अंदर से भी कोई ऐसा बंदा जो आप बददियानत बंदा चाहते हैं वो नहीं ला सकते। इसी तरीके से इस्लामाबाद से बंदा लाना है तो वहां से अतर मिल्ला साहब बैठे हुए हैं। अतर मिल्ला साहब बेहतरीन आईनी एक्सपर्ट हैं,
बेहतरीन जज हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं, हर पार्टी के बंदे को उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है, हर किसी के हक में, हर किसी के मुखालफत में फैसले दिए हुए हैं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो आप इन लोगों को किसी भी तौर पे बाईपास नहीं कर सकते। मैंने ये अर्ज किया था, ये सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो वो एक प्लान बना रहे थे अपनी ताकत करने का। तो उसमें हुआ ये कि लो आप अपने दाम में ज्यादा आ गया कि वो फंस गए और उनको समझ नहीं आ रही थी। अब उन्होंने उसका हल क्या निकाला है, वो बहुत ही मदद का खेत हल निकाला है। मैंने आपको अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऑलरेडी जजेस की तादाद बहुत ज्यादा है। जो केसेस की पेंडेंसी है, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, वो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, वो लेजिस्लेशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कानून शहादत में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह चीफ जस्टिस का एक कॉमेंट्स आपने सुना होगा कि एक फिक्रा लिख देने से केस 10-10, 20-20 साल चलता रहता है। इस तरह के मामलात में बेहतरी लाने की जरूरत है। उसमें जजेस की तादाद का इशू है ही नहीं, ऑलरेडी जजेस जो है वो 12 या 13 चाहिए, तो हमारे पास 17 जजेस हैं, 17 जजेस हैं इस वक्त भी। अब क्या सूरत हाल है, अब उनको जब ये बात समझ आई है कि ये तो हम फंस गए हैं, तो अब उनके ज़हन में प्लान है कि जी नए जजेस लेके आए। अब नए जजेस को लाके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आप कैसे बैठाएंगे? आप किस तरीके से उन जजेस को एग्री करेंगे? अच्छा, वो कहते हैं नहीं हमारे पास मेजॉरिटी है। अब जुडिशियल कमीशन जिसने अपॉइंटमेंट करनी है, 13 रुकनी वो कमीशन नया तश्कील दिया गया है। आपने देख लिया होगा कि इस वक्त उसमें 12 अरकान होंगे और उसमें जो अरकान हुकूमत की तरफ से हैं वो तकरीबन 6 बनते हैं। 2 तो कौमी असम्बली और सेनेट से उनके मेंबरान हो गए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और इरफान सदीकी हैं, नून लीग के स्पोक्समैन जो हैं, मियाँ साहब के स्पोक्समैन। और इसी तरीके से उनका जो लॉ मिनिस्टर है और उनका अटॉर्नी जनरल है, इसी तरीके से एक बंदा जो है मिनॉरिटीज से या खवातीन में से स्पीकर ने करना है, वो साफजर हुकूमत का बंदा होगा। और इसी तरीके से एक बार कौंसल से बंदा आना है, वो फरूक नाइक उसके सरबराह हैं, या वो खुद आएंगे या वो अपने ही किसी बंदे को करेंगे। तो 6 बंदे ये हुकूमत के पूरे हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी साइड को देखा जाए तो उसमें 4 जजेस हैं, 2 अपोजिशन के अरकान हैं। अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब का शायद नाम है और एक शिबली फराज का नाम है। और जो जजेस हैं वो इस वक्त तक 4 हैं। सीनियर मोस्ट जो हैं वो चीफ जस्टिस खुद हैं, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस मंसूर अली शाह, उनके बाद मुनीब अख्तर, और उनके बाद अभी तक तो नाम अमीनुद्दीन खान का है। उनके बारे में रेफरेंस में फैसला होगा, जो उनके खिलाफ रेफरेंस है तो फिर पता लगेगा। अगर उनका नाम निकलेगा तो जमाल खान मंदोखेल का नाम आ जाएगा। और जब इन्हीं जजेस में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया तो उनसे आगे मोहम्मद अली मजहर जो है वो भी मेंबर बन जाएंगे। हुकूमत के पास कंफर्टेबली सफदर है कि एक बंदे की बस जरूरत होगी उनको अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो समझते हैं हम वो जरूरत अपनी पूरी कर लेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान के जरिए, ये सोचे बगैर कि उनके ऊपर अभी 8 नवंबर को जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसमें जो वो हुकूमत पूरा प्लान जो बना के बैठी है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर जो है वो मुनस्सर है। तो वो ये सोच रहे हैं उसके जरिए वो अपनी मेजॉरिटी को यकीनी बना लेंगे जजेस के हवाले से। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इसमें सबसे बड़ा मसला जो दिलचस्प और मज़ाक़ बात है वो ये है कि 8 जजेस नए अपॉइंट किए जा रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है नाज़रीन कि आपको पता है कि मेन जो रोला है वो है मखसूस नशिस्तों के केस का, कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाने देनी, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई तो पूरी जो एक जिस तरह होता है ना, कोई एक चीज़ खींचें तो अगली गिरती है, उससे अगली गिरती है, उससे अगली, पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा चीज़ों के गिरने का। और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सारा पिलर गिरता जाएगा, निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। हुकूमत को ये लग रहा है, मैं नहीं समझता ऐसा होगा, लेकिन हुकूमत ये सोच रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन पे क्वेश्चन उठ जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन पे क्वेश्चन उठ जाएंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएंगे। तो यहाँ तक कि मैंने रात अर्ज़ किया कि जो आपका सुबह अर्ज़ किया था कि जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन दी, उसमें भी अगर पीटीआई के बंदे पूरे होते असेंबली में तो उनकी उस कमेटी के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती। तो खैर, अब ये मामला जो है इसको अब देखने के लिए कि वो फैसला जो था वो 8 जजेस ने सुनाया था, उसको अनडू करने के लिए 9 बंदे चाहिए कि आप उसके बगैर अगर करेंगे तो मेरा उसके ऊपर सवाल उठेगा। अब वो चाह रहे हैं कि वो आई डोंट नो कि 9 बंदे का आईनी अदालत कैसे, आईनी बेंच कैसे बन सकता है, क्योंकि वहां पे तो 5 की बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो जुडिशियल कमीशन उसके तादाद जो है वो ज्यादा भी फिक्स कर सकता है, तो वो मेजोरिटी के तहत वो समझ रहे हैं हम वो भी कर लेंगे अमीनुद्दीन साहब को इस्तेमाल करते हुए। सारा सारा जो भार है वो अमीनुद्दीन साहब ने उठाना है, तो वो करके तो वो हम बंदे कर लेंगे। और ये जो जूनियर जज मुख्तलिफ अदालतों से उठा के अभी आईएसए के जरिए मना के बातें कर रहे हैं, तय कर रहे हैं बातें उनके साथ, उन जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे उनको फिर वो सोच रहे हैं कि हम उनको आईनी बेंच में भी डाल देंगे। यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने का एक्सपीरियंस है, उनको पसे पूछ डालते हुए जो नए बच्चे अपने न्याणे लेके आएंगे, नन्हे मुन्ने,
उनको, जिनसे आईएसआई के जरिए डील हो चुकी हुई हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे डाल के तो सारे मामला आगे लेके चलेंगे। क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये खैर हंसने वाली बातें हैं, एंजॉय किया करें बात सूरत हाल को। तो भारत ये अभी जब मामला आगे चलेंगे तो आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएंगे कि ये जो किस रुख बैठता है। नाज़रीन, इसी तरह आपके सामने अर्ज़ किया कि मुस्तौंग में आज फिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। मैं आपके सामने रोज़ाना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें कोई किसी से मुखालफत की बात नहीं है। ये मुल्क हमारा है, इख्तिलाफ़ हम कर सकते हैं, ये इदारे हमारे हैं, इख्तिलाफ़ हम कर सकते हैं। लेकिन किसी की कारकर्दगी के ऊपर मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जब भी किसी के खिलाफ बात की तो साथ में दलील भी दी, फैक्ट्स भी दिए, सबूत भी दिए, आपको करप्शन की पूरी कहानियां जो हैं वो दस्तावेजी शवाहिद के साथ बताई। मैं आर्मी चीफ के खिलाफ सियासत में मुदाखलत वाली बात सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन जो इस वक्त जो उनका असल काम है, जो उनका प्रोफेशनल काम है, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है नाज़रीन, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी और उनके डीजीआईएसआई का असल काम सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखना और खबर आप तक ना पहुंचने देना है, सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया बना के रखना है। इस तरीके से उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है उसको वो कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए, किस तरह पोस्टों को रोका जाए, किस तरह सर्टन यूआरएल्स जो हैं उनको रोका जाए, उनके कंटेंट को फैलने से और दूसरों को फैलाया जाए। पूरी कोशिश, पूरी मेहनत इस तरफ है। और दहशतगर्दी आपके सामने परसों देख लें, 3 दिन पहले देख लें, 4 दिन पहले देख लें, 3 दिन पहले देख लें, 2 दिन पहले देख लें, 1 दिन पहले देख लें। आज मुस्तौंग में 7 शहादतें हो गई जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त तक। मुकम्मल तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो खत्म, जो है वो आपके सामने है। जो चाइनीज एम्बेसडर का बयान आपके सामने है, हमारे अपने दोस्त ममालिक जो 78 साल नहीं बोले वो बोलना शुरू हो गए हैं। ये आखिरी स्टेज है, ये वक्त है कि इसमें जिद को छोड़ा जाए, इसमें इस चीज़ को छोड़ा जाए कि कौन किसके हक में है, कौन किसके खिलाफ है। मुल्क के लिए सोचें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, सिविलियन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बिल्कुल एतराज़ात हैं, वो अलग मामला है, वो देखा जाएगा वक्त आने पे। इस वक्त उनको चाहिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और एक प्रोफेशनल सोल्जर को एक पूरे प्रोसेस के जरिए अपनी टीम के साथ बैठें, कैबिनेट के साथ बैठें, एवेल्यूएट करें, सोच समझ के एक बंदे को लेके आए ताकि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से निकले, मिलिट्री वाला काम करे और मुल्क आगे चले। नाज़रीन, आखिरी मौजू हमारा था इमरान खान के जेल सेल के हवाले से। आपके सामने ये रिपोर्टिंग वैसे बाज़ लोग करते चले आ रहे थे कि जी जेल की बिजली बंद कर दी, जेल की बिजली बंद कर दी। एक तरफ ये बात थी, दूसरी तरफ बाज़ इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सहाफ़ी ये भी कह रहे थे कि जी उन्होंने चेक किया है, बराह रास्त चेक किया है और तस्दीक शुदा खबर है कि ऐसी कोई बात नहीं और पीटीआई झूठ बोल रही है। और उन्होंने हवाला भी दिया कि जी ये सिर्फ हम अपनी खबर तस्दीक शुदा नहीं दे रहे, जेल के लोगों ने भी ये बात कही है। अब ये सारी बातें दुरुस्त थी, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं बड़ी अरसे से कोशिश कर रहा था, मेरा कोई हाथ नहीं पड़ रहा था। अल्टीमेटली मेरा हाथ पड़ा और मैंने चेक किया और मैंने आपके साथ 2 दिन पहले बिल्कुल तस्दीक शुदा ये बात शेयर की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान के कमरे की जो है वो बिजली चंद मखसूस औकात में बंद की जाती रही है। अब उसमें जो इमरान खान ने शायद खुद बताया, वो कुछ इस तरह से था, कोई टाइमिंग 5 बजे से लेके 5 बजे तक शायद ना, कि उस टाइम में मुकम्मल अंधेरा रखा जाता है। जब से नए डीजीआईएसआई आए हैं तो उसकी उनकी जो टीम है, उन्होंने जब से अडयाला जेल का और उस सेल का निज़ाम संभाला है, तो बदतरीन ज़हनी तशद्दुद देने का, लंबे अरसे तक उनको बाहर ना आने देने का, किसी एक दूसरे इंसान को ना देखने देने का, सूरज की रोशनी ना लगने देने का, ये सारी चीज़ें आप इमरान खान से जितना भी इख्तिलाफ करते हो, बिल्कुल करें। सियासी तौर पे मैं खुद उनका बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ, हमेशा उनकी पॉलिसीज़ पे, उनकी फ़ौज के साथ लेन-देन के मामला पे हमेशा तनकीद की, 2018 के इलेक्शन पे हमेशा तनकीद की। आइंदा भी जब हम उनकी कोई बात बुरी लगेगी, हम लाज़मी तौर पे तनकीद करेंगे, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैंने बार-बार ये अर्ज़ किया, अब ये एक टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट मार्क है उन सहाफ़ियों के लिए, ये मौजू है आज के इस सेगमेंट का, कि वो सहाफ़ी अब सामने आएँ और साबित करें कि ये चीज़ नहीं हुई। क्योंकि वो मीडिया हाउसेस ने भी पूरी कैंपेन चलाई, एक मीडिया हाउसेस नहीं, सब ने, कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और जबकि वहां पे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से, इस ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब उन सहाफ़ियों के ऊपर ये है कि वो आके वो जेल के हुकाम को सामने लेके आएँ और ताकि फिर दूसरी तरफ से बात, वहाँ पे जो लोग अपॉइंटेड लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये चीज़ें और बाकी सारी वो चीज़ें जो कही जा रही हैं, जो ज़हनी तशद्दुद का एक प्रोसेस है, वो किया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर सच और झूठ का फैसला और लोगों की क्रेडिबिलिटी का फैसला होगा, क्योंकि खबर गलत हो जाती है, खबर गलत हो, आप मान लें कि जी ये चीज़ बयान करने में थोड़ी-सी गलतफ़हमी हुई या चीज़ हुई, क्योंकि सहाफ़ी का काम लोगों तक मालूमात पहुँचाना होता है, वो कोई खुदा फरिश्ता नहीं होता, उसके ज़राए भी गलत हो सकते हैं, उसकी बात भी गलत हो सकती है। सहाफ़ी वो होता है जो ये मान ले
कि ये वाली बात जो मैंने की थी ये गलत थी, अब हम आगे चलते हैं। तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि अगर ये हमेशा सच बात करता है, अगर कभी कोताही हो जाए तो मान भी लेता है। तो ये एक साफ़ी नहीं, कोई 15 साफ़ियों के नाम मैंने नोट किए जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा हुआ है कि पीटीआई झूठ बोल रही है। हालाँकि वो देखिए एक वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, आपका लाख इख्तिलाफ़ हो सकता है, आप किसी बंदे को इस तरीके से बदतरीन ज़हनी तशद्दुद का निशाना कैसे बना सकते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि आप जी नए डीजीआईए बने हैं तो आपने जो है बॉस को अपनी कार्रवाई डालनी है और दिखाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया आपका।